नमस्कार, स्वागत है आप सभी हिंदी प्रतियोगियों का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान की हिंदी की कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग हिंदी भाषा की वर्णमाला और उस वर्णमाला के अंतर्गत स्वर व्यंजन में भी उनका स्वरूप क्या है इत्यादि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शीर्षक यहाँ पर दिया गया है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है कि वर्ण या अक्षर क्या है। जो वर्ण है वही अक्षर है, उसी को दूसरे शब्दों में अक्षर कहते हैं। अक्षर यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि जिसका कभी क्षरण न हो या फिर जिसका कभी विनाश न हो वही अक्षर है। तो इसे कह सकते हैं कि भाषा या भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको आप समझ सकते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत। तो वर्ण या अक्षर होते क्या हैं, इनकी परिभाषा कही जाए तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो इसी को आप कह सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। दूसरे शब्दों में वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला की जो परिभाषा है वह वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला में आपको किसी भी भाषा के संबंध में देखेंगे वहाँ स्वर और व्यंजन दोनों ही दिखाई देंगे। तो एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन की समष्टि को जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित हो उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही चीज़ें शामिल हुआ करती हैं। अब देखिए वर्णों के भेद, ये मोटा मोटा भेद किया गया है। इसके पश्चात फिर स्वर के भी अलग अलग भेद होंगे, व्यंजन के भी अलग अलग भेद होंगे। तो वर्ण भेद, वर्णों के जो भेद होते हैं वे पहले मोटे मोटे दो भेदों में दिखाई देते हैं, स्वर और पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो स्वर के संबंध में स्वर किसे कहते हैं, इसकी आप ये परिभाषा कह सकते हैं एक वाक्य में, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना या स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है वह 11 मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं, किंतु मुख्य प्रधान प्रधान जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 ही है। इसके पश्चात देखिए जो 11 स्वर मुख्य होते हैं वे इस प्रकार आपको वर्णमाला में दिखाई देंगे हिंदी की। आ तो इसे छोटा आ कहते हैं, इसे बड़ा आ कहते हैं, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। इसे छोटा ऊ कहते हैं, ये बड़ा ऊ है, ये रिकार है, ऋ से ऋषि जिसे कहते हैं, और ये ए है, ये ऐ है, ये ओ है और ये औ है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। और स्वर किसे कहते हैं? जो उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अपने उच्चारण में वे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। यही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है या फिर स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। ये उच्चारण के संबंध में जो स्वर होते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। अब आइए स्वर के विषय में। और अब स्वर के भी, जैसे यहाँ पे अभी तो वर्णों के भेद के रूप में स्वर और व्यंजन आप देख रहे हैं, फिर स्वर के भी भेद होते हैं। तो अब आइए स्वरों के भेद पढ़ते हैं। स्वर भेद को देखिए 3 भागों में बांटा जाता है। जब कहें कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब कहा जाएगा कि ह्रस्व स्वर में क्या क्या चीज़ें आती हैं या फिर ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 4 है। जैसे अ, तो इसको छोटा अ कहते हैं, ई इसे छोटी ई कहते हैं, उ इसे छोटा उ कहते हैं, और री इसे छोटा री कहते हैं। क्योंकि जब बड़ा री लगाएंगे तो वहाँ इस प्रकार और घुमा दिया जाता है। तो ये हो गई ह्रस्व स्वर की परिभाषा। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो आप यहाँ ह्रस्व स्वर में कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो इनकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है
दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर वे लिख सकते हैं, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, इसको बड़ा आ भी बोलते हैं, बड़ी ई भी इसको बोलते हैं। तो आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या देखिए कितनी है, 7। तो कहा जा सकता है कि जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर हैं इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत स्वर हैं इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। तो देखिए प्लुत स्वर की ऐसी ही परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब प्लुत स्वर के लिए जैसे हिंदी भाषा की गिनती होती है और उसमें 3 संख्या होती है, उसको लिख कर यहाँ पर उसके चिन्ह को दर्शाया जाता है। तो ये क्या है, आकार लिखकर, छोटा अ लिखकर उसके बगल में 3 की संख्या, हिंदी वाली 3 संख्या लिख दिए तो ये प्लुत स्वर का चिन्ह माना जाएगा। जैसे ओ लिखा आपने और यहाँ 3 की संख्या बना दीजिए और फिर म बना दीजिए, तो यहाँ पर ओ जो है वह प्लुत माना जाएगा। और इसको जब आप बोलेंगे तो खींच कर बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए अ के बगल में प्लुत स्वर लग गया, अर्थात ये 3 की संख्या हिंदी वाली लग गई, तो मतलब ये प्लुत स्वर को द्योतित कर रहा है, अर्थात उसके चिन्ह को संकेतित कर रहा है। तो कहेंगे कि इस प्रकार खींच कर बोलेंगे। अब ओकार के बगल में आपने प्लुत स्वर का चिन्ह लगा दिया, तो इसका अभिप्राय है कि अब आप इसको खींच कर बोलेंगे, जैसे ओम, इस प्रकार। और किसी को जैसे हम बुलाते हैं, वह काफ़ी दूर स्थित है, इतनी दूर है कि वो हमारी आवाज़ सुन सकता है, तो जब आप उसको बुलाइए, जैसे कहेंगे कि राम, गोपाल, इस प्रकार जब खींच कर बुलाया जाता है तो वहाँ पर भी जो मात्रा का समय होता है वह 2 मात्रा से अधिक हो जाता है। ऐसे संगीत में जब संगीतज्ञ जो होते हैं संगीत में आलाप लेते हैं तो वहाँ भी प्लुत स्वर प्रयुक्त होता है। इसीलिए स्वर भेद के अंतर्गत ह्रस्व दीर्घ के साथ प्लुत स्वर भी पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। संगीत इत्यादि में प्लुत स्वर का आज भी महत्व है। तो ये कहा जाएगा कि भले ही हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कम होता है, किंतु इसके अस्तित्व को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया स्वर के भेद के अंतर्गत उनकी एक एक लाइन में बंधी बंधाई परिभाषाएं। अब आइए स्वर भेद के अंतर्गत ही अयोगवाह आता है। अयोगवाह के विषय में पढ़ लेते हैं। स्वर भेद के अंतर्गत ही अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो कह दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में अंग जो अनुस्वार है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, तथा विसर्ग को, इन दोनों को ही अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वह आकार के बिना संभव नहीं है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो स्वर भेद के अंतर्गत ही अयोगवाह आते हैं। अब अयोगवाह में सामान्यतः गणना अंग, आह और अनुनासिक, तो इसको कहेंगे अनुस्वार, इसको कहेंगे विसर्ग और इसको कहेंगे अनुनासिक, इन तीनों की ही गणना होती है। किंतु जब वैसे हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो प्रायः लोग दिखाते हैं कि अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग 2 ही गिने जाते हैं, किंतु संस्कृत वर्णमाला में ये तीनों ही अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो स्वर अ है, इस आकार के बिना ये अयोगवाह उच्चरित नहीं हो सकते, इसीलिए इनका नाम अयोगवाह है। यहाँ लिखा भी है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग जिसको अनुस्वार कहते हैं तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता है कि ये न स्वर हैं और न व्यंजन हैं। इन्हें वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन के पहले रखा जाता है। अ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह क्यों कहा जाता है, ये कारण है, क्योंकि
ह्रस्व आकार के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अब आइए अयोगवाह के विषय में अंग जो है अह और अनुस्वार इनके विषय में पढ़े। स्वर भेद के अंतर्गत अयोगवाह भी आता है। संस्कृत भाषा में देखें तो उसकी वर्णमाला में अयोगवाह में ये तीन तीन स्वर वर्ण आते हैं। अब इन्हें स्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आकार के बिना उच्चरित नहीं हो सकते। तो संस्कृत वर्णमाला में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक इन तीनों की समष्टि को अयोगवाह कहा जाता है, किंतु हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह माना जाता है। इसका प्रयोग प्रभुत मात्रा में होता है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए इसको भी इसी के साथ अयोगवाह के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा यहाँ। तो अनुस्वार क्या है, देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण है वह नाक से होता है, जैसे चंदन, जंगल, पंख आदि। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है इनकी, आ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है। विसर्ग जो है, विसर्ग क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण ह के समान या ह की तरह होता है। हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों में यह प्रयुक्त होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, जैसे पुनः, प्रातः, स्वतः आदि। यह विसर्ग भी बिना अ की सहायता या फिर आकार की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता, इसीलिए कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है इनकी। अब अनुनासिक देखिए, अनुनासिक क्या है? तो इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। तो कहा जाएगा कि जो अनुनासिक है इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में होता है, इसलिए हिंदी भाषा में इसको चंद्रबिंदु कहते हैं, जबकि संस्कृत में इसको अनुनासिक कहा जाता है। इसको चंद्रबिंदी वहाँ नहीं कहेंगे, चंद्रबिंदी या चंद्रबिंदु नहीं कहते हैं, इसको अनुनासिक इस नाम से ही बोला जाता है वहाँ। तो शिरोरेखा में जैसे देखिए यहाँ आ के ऊपर लगा है, ऐसे आप का लिख दीजिए, का के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, तो ये जो पड़ी रेखा है इसको शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर यह चंद्रबिंदु लग गया तो यह क्या कहा जाएगा? अनुनासिक। जैसे आँख, गांव, हंसी। अब इसका उच्चारण देखिए स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि नाक और मुंह दोनों की सहायता से हो रहा है। आँख, गांव, हंसी, इस प्रकार। स्वरों के भेद, उनकी संख्या के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए मात्राएं, जो स्वरों के अंतर्गत मात्राएं होती हैं उनकी परिभाषा क्या हो सकती है, उनके स्वर चिन्ह कितने हैं, कैसे लगते हैं, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है मात्राएं। आ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों के साथ मिलकर शब्दों के निर्माण में सहायता करती हैं। यहाँ स्वर लिखे गए हैं इस क्रम में और इधर मात्राएं लिखी गई हैं। मात्रा के साथ यहाँ व्यंजन दिखाया गया है। तो देखिए अ जो है, ह्रस्व आकार जो है, इसके लिए कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अ है प्रत्येक व्यंजन में ये अपने आप सम्मिलित रहता है। जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। जैसे आपने यहाँ क कहा, तो यह जो वर्ण है इस वर्ण में इसके अंतर्गत अभी ये जो का वर्ण है इसमें अ सम्मिलित है, आ इसके साथ शामिल है। जब आपने इसके अंदर से आ को निकाल कर बाहर कर दिया इसे प्लस करके, तो ये क्या कहा जाएगा? ये वर्ण विच्छेद है। अब इसके अंदर से क जो है, का स्वर जो है ये बाहर निकल गया, तो आप इसके बाहर निकलने की स्थिति को इस प्रकार दर्शाएंगे। ये जो का वर्ण अब हलंत के रूप में आ गया। अब ये अर्धमात्रा वाला है, तो अर्धमात्रा वाला ये जो का वर्ण है इसका उच्चारण मुश्किल होगा, इसीलिए जो व्यंजन हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है। कोई भी व्यंजन यदि उसके अंदर से आपने स्वर निकाल दिया तो उसको हलंत के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तो अ ये ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व स्वर वर्ण है, इसके लिए कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। आ जो है इसके लिए इस प्रकार का डंडा लगाया जाता है, ये इसका चिन्ह है। और छोटी ई के लिए इस प्रकार की मात्रा लगाई जाती है, बड़ी ई के लिए ये मात्रा आती है, छोटा ऊ के लिए इस प्रकार की मात्रा लगाई जाती है, बड़ा ऊ के लिए इस प्रकार की मात्रा लगाई जाती है और री के लिए इस प्रकार की मात्रा लगाई जाती है। अब अ के लिए देखिए इस
का व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ आ जो है इस क वर्ण में शामिल है। अब आ की मात्रा जब क में लग जाएगी तो हो जाएगा का। छोटी की मात्रा जब क में लग जाएगी तो हो जाएगी ये की। इस प्रकार इसको जल्दी से बोलेंगे, क्षिप्रता होगी इसके उच्चारण में। अब बड़ी की मात्रा जब क में लग गई तो ये हो गया की। इस प्रकार आराम से इसका उच्चारण किया जाएगा। इसी प्रकार जब छोटा उ की मात्रा क में लगी तो इसको बोला जाएगा को, जल्दी से बोलेंगे। अब बड़ा उ की मात्रा जब आपने क में लगा दिया तो इसको आराम से बोलेंगे कू, इस प्रकार खींच कर बोलेंगे। री की मात्रा जब आपने क में लगा दी तो इसको बोला जाएगा क्री। इसी प्रकार देखिए, तो ये 7 नंबर का स्वर है, ये 8वें नंबर का हो गया, ये 9वें नंबर का हो गया, ये 10, 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये ए स्वर है, ये इसकी मात्रा है और यह मात्रा के साथ प्रयोग किया हुआ का है के। जब का में लगा दिया आपने इसको तो के बोला जाएगा। ये ऐ है, ऐ स्वर है और इसकी ये मात्राएं हैं। इसमें 2 मात्रा इस प्रकार लगाई जाती हैं। का में आपने लगा दिया तो इसको कै बोलेंगे। यह ओ है, ये ओ की मात्रा है, इसको जब आप क में लगा देंगे तो इसको को बोला जाएगा। ये औ है, ये औ की मात्रा है और इसको जब आप व्यंजन में लगा देंगे, क इस व्यंजन में लगाएंगे तो ये कौ बोला जाएगा। आइए अब व्यंजन के विषय में पढ़ते हैं। तो व्यंजन के पहले भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के देखिए मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इसी के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन भी आते हैं। तो समग्र रूप से कहा जाएगा कि व्यंजन के मोटे मोटे 5 भेद होते हैं और जो मुख्य भेद हैं वे 3 हैं। अब आइए जो व्यंजन के मुख्य भेद हैं 3, उनके विषय में पढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, यहाँ पर लिखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है? तो ये इनकी परिभाषा भी है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो व्यंजन वर्णों की संख्या है वह 25 है। ये सारे स्पर्श व्यंजन यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। इन्हें क वर्ग भी आप कह सकते हैं, क वर्ग। तो क वर्ग में 5 वर्ण आ गए। फिर च, छ, ज, झ, इयां। इन्हें च वर्ग कहा जाता है, इनकी भी संख्या 5 है। फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इन्हें ट वर्ग कहा जाता है। इसके पश्चात त, थ, द, ध, न। इन्हें त वर्ग कह सकते हैं। फिर प, फ, ब, भ, म। तो इन्हें प वर्ग कहेंगे। इस प्रकार क, च, ट, त, प 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आ रहे हैं। तो ये जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी पहुंची? 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? इनकी संख्या क्या है? पढ़ लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, जिह्वा और तालु को स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये इनकी परिभाषा हो गई। इनकी संख्या कितनी है? जो अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या देखिए 4 है, य, र, ल, व। तो इस प्रकार यहाँ लिख देते हैं 4। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये इनकी परिभाषा है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। तो इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही हैं। आप इनको यहाँ लिख सकते हैं, य, र, ल, व। तो ये वाला जो श है, शरीफा वाला इसको हिंदी में कहते हैं, इसको तालव्य शकार कहते हैं। श इस प्रकार बोला जाता है, ताल की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको तालव्य शकार कहते हैं। और ये वाला जो है इसको ख भी कहते हैं, पेट फरा हुआ ख हिंदी में बोलते हैं।
किंतु ये संस्कृत में श है, मूर्धन्य षकार इसको कहा जाता है। मूर्धा से बोला जाता है तो इसको श इस प्रकार बोलते हैं। ये श हो गया, ये श और ये स। तो वर्णमाला में चाहे संस्कृत वर्णमाला हो चाहे हिंदी वर्णमाला हो, जो स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? तालव्य षकार, मूर्धन्य षकार और दंती सकार। आप इसको कह सकते हैं कि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा दी गई है कि 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कैसे ये 2 व्यंजनों के योग से बने हैं? तो ये क्ष जो है, जिसे हम लोग क्षत्रिय वाला क्ष कहते हैं, इसमें आधा क है और पूरा मूर्धन्य षकार ये वाला श है। तो इस प्रकार इन दोनों के योग से क्ष बना है। जैसे इसको यहाँ समझ सकते हैं, क्ष, इसमें क है, ये आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हलंत आपने लगा दिया। और मूर्धन्य षकार जो है वो पूरा है। इस प्रकार इन 2 वर्णों के मेल से ये बना है। अब इसी प्रकार जो त्र है, तो इसमें त वर्ण जो है वो आधा है और र पूरा है। ज्ञ जो है ये भी 2 वर्णों के मेल से बन रहा है। कैसे? तो इसमें ज, ज वर्ण, ज यह व्यंजन वर्ण आधा है और इया यह पूरा। इस प्रकार लिखा जाए। पूरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ इसमें तीनों में अ जो स्वर है वह छिपा हुआ, जैसे प्लस अ, इनसे मिलकर आपने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया तो ये इस प्रकार हो गया। अब अ को इसमें मिला दिया तो मतलब हलंत को हटा दीजिए। अब ये श है। अब स्र जो है, तो इसमें तालव्य षकार जो है, ये वाला तालव्य षकार आधा है और र वर्ण पूरा है। तो इस प्रकार देखिए 2 वर्णों के मेल से क और श के मेल से क्ष बन रहा है, त और र के मेल से त्र बन रहा है, ज और ञ के मेल से ज्ञ बन रहा है, श और र से मिलकर श्र बन रहा है। अब द्वित्व व्यंजन किनको कहते हैं? तो इनकी संख्या, जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। द्वित्व व्यंजन किनको कहते हैं? तो जब कोई व्यंजन वर्ण समान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्का, चक्का, यहाँ पर का आधा है, एक का आधा है और फिर पूरा का लिखा गया है। छज्जा, तो यहाँ ज आधा है और फिर पूरा ज है। अम्मा, तो यहाँ भी माँ जो है वो 2 बार लगा है, एक बार आधा लगा है और एक बार पूरा लगा है। इसी प्रकार वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन भी गिने जाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन किनको कहते हैं? द्विगुण, इनकी संख्या 2 है, ढ़ और अड़। ये दोनों जो व्यंजन वर्ण हैं द्विगुण कहे जाते हैं। ये भी हिंदी वर्णमाला में आते हैं, उनका प्रभुत मात्रा में प्रयोग होता है, इसलिए इनको भी गिना जाता है। ये तो प्रारंभिक हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्णमाला में इसको भी विस्तार से बताया जाएगा। अब आइए, जो व्यंजन वर्ण है उनके भेद तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? तो यहाँ 4 4 8, तो 8 5 13 हो गया। यहाँ 3 लगा दिया, 1 हासिल, तो 2 3। तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो गई? 33। स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या 11। व्यंजन कितने हैं? 33। ये हो गया। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है, वर्ण विच्छेद भी होता है। विच्छेद, पहले घ लिख लीजिए, घ में हलंत लगा दीजिए। हलंत लगाया तो इसका क्या अभिप्राय है कि आपने इसमें जो आकार अ स्वर था उसको निकाल दिया, तो हलंत लगा के स्वर को बाहर कर दीजिए। इसमें अ छिपा हुआ है,
छिपा हुआ है तब ये घ इस प्रकार बन रहा है। जब हलंत लगा दिया आपने तो स्वर बाहर हो गया। ठीक है, अब फिर र को लिख लिया, र को भी आधा कर दिया हलंत लगा के, और इसके अंदर जो अ छिपा हुआ है उसको बाहर कर दिया। इस प्रकार देखिए, इस घर में ये जो शब्द बन रहा है घर, इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4। 2 व्यंजन वर्ण हैं और 2 ही स्वर वर्ण है। 2 ही स्वर वर्ण क्यों? क्योंकि यहाँ भी अकार आ रहा है, अकार की सहायता से घ बोला जा रहा है और अकार की सहायता से ही र बोला जा रहा है। इसी प्रकार जो र शब्द है यह कई रूप में आपको देखने को मिलता है व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला में र का प्रयोग अपने सामान्य अवस्था के अलावा और भी 3 रूपों में दिखाई देता है। वे कौन कौन से रूप हैं? तो इस प्रकार देख सकते हैं। र वर्ण का प्रयोग, पहला जो रूप है इसका देखिए, स्वर रहित र वर्ण सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर इस प्रकार रेफ के रूप में लगता है तथा उससे पहले बोला जाता है। जैसे यहाँ कर्म लिखा है तो कर्म का यदि विच्छेद करें इस प्रकार तो देखिए क बना, फिर आधा र, फिर म। यहाँ पर का व्यंजन रहित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उच्चारण के अलावा जो इसमें आकार छिपा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, तो इस व्यंजन वर्ण में अभी कोई स्वर नहीं लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क जो है ये स्वर रहित व्यंजन यहाँ पर है, और फिर आधा र है, और इसके पश्चात यहाँ पर फिर से स्वर रहित व्यंजन वर्ण म बैठा हुआ है। तो अब ये आधा र जो है ये अपने से आगे जस्ट म पर जाकर ऊपर लग जाएगा, और बोला कैसे जाएगा? इस म के पहले बोला जाएगा। लगेगा अपने से आगे वाले वर्ण पर, लेकिन बोला जाएगा उससे पहले। इसलिए अब जब आप इसको बोलेंगे तो ये क कहलाएगा। अब जब आप इसको बोलेंगे तो ये कर्म बोला जाएगा। इसी प्रकार धर्म, यहाँ पर ध व्यंजन रहित वर्ण है और र जो है ये आधा र है। म यहाँ पर पूरा है या फिर व्यंजन रहित म वर्ण है। तो अब देखिए ये जो आधा र है ये अपने से जस्ट आगे म पर जाकर बैठ जाएगा, किंतु बोला जाएगा म से पहले। धर्म, कर्म। दूसरा जो र का प्रयोग है वो इस रूप में देखने को मिलता है। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन अर्थात जो उच्चारण के लिए उसमें आकार छिपा हुआ है उसको भी हटा दें, तब की बात कर रहे हैं। जैसे आधा क, आधा फ। आधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हलंत इसके नीचे लगा हुआ है। यहाँ भी हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया, यहाँ भी हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया। अब आधा क, आधा फ या द, आधा द आता है तो र उसके नीचे इस रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये क जो है ये आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और र पूरा लिखा हुआ है, तो अब ये जो र है इस आधे क के नीचे आकर लग जाएगा और बन जाएगा क्र। अब म भी उसके साथ जोड़ दिया तो क्रम, एक सार्थक शब्द बन गया। इसके पश्चात ऐसे द है, देखिए ये आधा है, इसके पश्चात यहाँ पूरा र लिखा है, तो ये जो पूरा र है ये इस आधे द के नीचे आकर लग जाएगा और बन जाएगा द्र। व भी लिख दिया तो ये द्रव, सार्थक शब्द बन गया। अब र का जो तीसरा रूप है वो इस रूप में देखने को मिलता है। ट और ड के साथ र इस प्रकार प्रयोग होता है। जैसे आधा ट लिखा आपने, फिर पूरा र लिखा, तो ये जो र है ये इस चिन्ह के रूप में नीचे आ गया, ट्र ट्र। तो इसके आगे क लिख दिया तो ट्र का एक सार्थक शब्द बन गया। इसी प्रकार आधा ड लिखा फिर पूरा र लिखा, तो अब जब ये र इसके साथ मिलकर आएगा तो इसके नीचे इस चिन्ह के रूप में आ जाएगा ड्र ड्र, और उसके साथ म लिख दिया तो ड्रम एक सार्थक शब्द बन गया। इस प्रकार र वर्ण अपने सामान्य अवस्था में जो प्रयोग हैं उनको छोड़कर इन विशेष रूपों में भी ये प्रयुक्त होता है। तो आगे प्रारंभिक व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शब्द विचार के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।